ठीक है, तो ये आपको व्हाइट बोर्ड नजर आ रहा है ना? यस सर। ठीक है, तो लास्ट टाइम हमने जो स्पेस में किसी प्लेन की इक्वेशन को जो है वो हमने डिस्कस किया था और उसको हमने ड्राइव किया था। तो अगर आपके पास जैसे ये कोई प्लेन है और इस प्लेन के ऊपर आपको कोई नॉर्मल वेक्टर गिवन है जो कि आपके पास एन बार है, तो ये जो नॉर्मल वेक्टर आपको प्लेन के ऊपर गिवन होता है इसके कंपोनेंट्स आपके पास क्या होते हैं, ए बी सी। ठीक है, तो हमने जो प्लेन की इक्वेशन ड्राइव की थी, तो याद है आपको क्या थी प्लेन की इक्वेशन? ये आपके पास क्या होती है, ए एक्स प्लस पी वाई पी वाई प्लस सी जेड। और प्लस डी, कांस्टेंट भी होता है इसमें। ठीक है, प्लस डी इज इक्वल टू जीरो। तो ये जो आपके पास ये स्पेस में किसी भी प्लेन की स्टैंडर्ड इक्वेशन है। ठीक है ना, तो ये लास्ट टाइम हमने स्टडी की थी और फिर इसका हमने एक क्वेश्चन भी किया था कि अगर कोई प्लेन है उसके ऊपर आपको 3 पॉइंट्स गिवन हो तो फिर आप उसकी इक्वेशन को किस तरह जो है वो ड्राइव कर सकते हैं। ठीक है, तो ये जो यस। ए बी सी जेड भी है इसमें, ये जो ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी जेड प्लस डी है, तो इसमें जो एक्स वाई जेड के जो कंपोनेंट्स है ना, ये आपकी जो नॉर्मल वेक्टर ये उसके कंपोनेंट्स हैं। ठीक है, तो अगर आपको प्लेन की इक्वेशन मालूम हो तो आप फिर उस प्लेन के ऊपर जो नॉर्मल वेक्टर है आप उसको लिख सकते हैं। जैसे अगर फर्ज करें कि आपके पास जो प्लेन है लेट से वो है 7x प्लस 3y और -2z प्लस 5 इज इक्वल टू 0, तो ये आपके पास जो है स्पेस में एक प्लेन की इक्वेशन है। तो अब इसके जो कंपोनेंट है एक्स वाई जेड के साथ जो कोफिशिएंट लिखे हुए हैं वो ए बी सी हैं, तो फिर जो नॉर्मल वेक्टर है आपके पास टू द प्लेन उसको फिर आप लिख सकते हैं। तो ए नॉर्मल वेक्टर टू द प्लेन वो क्या होगा, ए नॉर्मल वेक्टर टू द प्लेन इज, तो जो नॉर्मल वेक्टर है आपके पास दैट इज एन कैप, उसके कंपोनेंट क्या होंगे आपके पास, ये होंगे 7 3 एंड -2। ठीक है, और इसको अगर आप आई जे के की फॉर्म में लिखना चाहें तो आई जे के की फॉर्म में आप किस तरह लिखेंगे, इसका जो एक्स कंपोनेंट है वो 7 है, तो ये आपके पास होगा 7i प्लस 3j और -2k। ठीक है ना, तो ये आपके पास जो है ये नॉर्मल वेक्टर होगा प्लेन के ऊपर। तो अगर आप को प्लेन की इक्वेशन मालूम है तो आप उस प्लेन की इक्वेशन से उस प्लेन के ऊपर एक नॉर्मल वेक्टर जो है वो फाइंड आउट कर सकते हैं। सही है, अच्छा अब आ जाए, अब उसके बाद है कि अगर हमने दो प्लेन्स के दरमियान एंगल को फाइंड आउट करना है तो वो हम किस तरह फाइंड आउट करेंगे, एंगल बिटवीन टू प्लेन्स। ठीक है, तो अगर हमने दो प्लेन्स के दरमियान एंगल फाइंड आउट करना है तो जैसे मिसाल के तौर पर आपके पास एक प्लेन तो ये है आपके पास और एक दूसरा प्लेन है जो इसके साथ इंटरसेक्ट कर रहा है, तो उसको मैं ऐसे दिखा रहा हूँ, ये जो है आपके पास ये दूसरा प्लेन है जो इस प्लेन के साथ जो इंटरसेक्ट कर रहा है। जहां पर ये दोनों प्लेन मिल रहे हैं वहां पर आपको एक स्ट्रेट लाइन जो है वो मिल रही है। ठीक है, तो अब ये जो दोनों आपके पास प्लेन है तो ये इनके दरमियान ये सर्टेन एंगल है थीटा। ठीक है ना, तो ये एंगल जो है हम किस तरह फाइंड आउट कर सकते हैं, तो अगर हमें प्लेन के ऊपर नॉर्मल्स मालूम हो तो जैसे ये आपके पास ये जहाँ पर ये मिल रहे हैं ये पॉइंट या ये जो लाइन है, यहाँ पे इस प्लेन के ऊपर अगर मैं नॉर्मल ड्रॉ करता हूँ रेड कलर से तो वो आपके पास जो नॉर्मल है वो ये है। ठीक है ना, और जो ये वाला आपके पास ब्लू कलर में जो प्लेन है आप इसके ऊपर अगर आप नॉर्मल ड्रॉ करें यानी एक ऐसा वेक्टर जो इसके परपेंडिकुलर हो, तो ये आपके पास ये जो ब्लू प्लेन है ये इसका नॉर्मल है, इसको आप n1 ले लें। ठीक है, और ये आपके पास रेड प्लेन है, इसका जो नॉर्मल है आपके पास वो n2 ले लें। तो इन दोनों प्लेन्स के दरमियान एंगल जो होगा वही इन दोनों नॉर्मल वेक्टर के दरमियान एंगल होगा थीटा। ठीक है, तो इन दोनों प्लेन्स के दरमियान जो एंगल है वो इन दोनों प्लेन्स के नॉर्मल वेक्टर्स के दरमियान एंगल के बराबर है। तो ये जो एंगल है थीटा दैट इज द एंगल बिटवीन
टू प्लेन्स, ये जो आपके पास एंगल है दैट इज इक्वल टू एंगल बिटवीन द नॉर्मल वेक्टर्स टू द प्लेन। ठीक है, तो दो प्लेन के दरमियान एंगल जो है वो वही होता है जो उन दोनों प्लेन्स के नॉर्मल के दरमियान एंगल होता है, नॉर्मल वेक्टर्स के दरमियान एंगल होता है। तो अब हम दो वेक्टर्स के दरमियान एंगल हम किस तरह मालूम करते हैं, याद है आपको? उसके लिए हम क्या यूज करते हैं? डॉट प्रोडक्ट, ठीक है ना? तो सर आपने वैसे एंगल्स वाला शायद लास्ट क्लास में नहीं पढ़ाया था। एंगल वाला लास्ट क्लास में भी पढ़ाया था, ये बोल रहे नहीं हैं आप? पढ़ाया था सर, नहीं पढ़ाया हाँ, था। तो अब तो ये इसमें पढ़ लेना इस क्लास में कि ओके अगर सर। दो वेक्टर्स के दरमियान, दो प्लेन्स के दरमियान आपने अगर एंगल निकालना है तो उसको आप किस तरह फाइंड आउट कर सकते हैं। प्लेन तो हम पढ़ चुके हैं, स्पेस में प्लेन की स्टैंडर्ड इक्वेशन हम पढ़ चुके हैं, ठीक है? तो अब हमने क्या यस पढ़ना सर। है कि अगर आपके पास दो प्लेन है और वो एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं तो उन प्लेन के दरमियान एंगल हम किस तरह फाइंड आउट करेंगे। तो दो प्लेन्स के दरमियान जो एंगल है आपके पास वही होगा जो उन दोनों प्लेन्स के नॉर्मल वेक्टर्स के दरमियान एंगल होगा। सही है, ये बात समझ गए आप? या इसमें कोई प्रॉब्लम तो नहीं है कि यस सर, दो ये तो प्लेन, समझ आ गई। ठीक है ना, दो प्लेन के दरमियान एंगल वही होगा जो उन दोनों प्लेन के नॉर्मल वेक्टर्स के दरमियान एंगल होगा। तो अब यस। एंगल किस तरह मालूम करते हैं? तो डॉट प्रोडक्ट we use dot product to find angle। तो यहाँ पर ये जो दो आपके पास नॉर्मल वेक्टर है इनके दरमियान एंगल निकालने के लिए आप डॉट प्रोडक्ट यूज करेंगे। तो डॉट प्रोडक्ट आपके पास क्या होती है कि अगर दो वेक्टर आपके पास है ए और बी तो उनके दरमियान, कॉस थीटा है। हाँ, उनके दरमियान जो डॉट प्रोडक्ट है दैट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ ए। ठीक है, इसको मॉडुलस ए से भी शो करते हैं हम, मैग्नीट्यूड ऑफ ए, या सिंपली ए से भी शो करते हैं इनटू मैग्नीट्यूड ऑफ बी, और multiplied by the cosine of the angles between these two vectors। ठीक है, तो अब यहाँ पे ये हम फॉर्मूला यूज करते हैं नॉर्मल वेक्टर्स के लिए। तो ये जो दो नॉर्मल वेक्टर है n1 एंड n2, ये नॉर्मल वेक्टर हमें प्लेन की इक्वेशन से जो है हम फाइंड आउट कर लेंगे। तो n1 डॉट n2 आपके पास क्या होगा? मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर, नॉर्मल वेक्टर n1 इनटू मैग्नीट्यूड ऑफ नॉर्मल वेक्टर n2 एंड द एंगल बिटवीन देम। और जो इनके दरमियान एंगल है वो वही एंगल है जो दोनों प्लेन्स के दरमियान है, कॉस थीटा। ठीक है, तो यहाँ से जो आपके पास थीटा है उसको आप फाइंड आउट कर लेंगे। तो ये आपके पास ये आपके पास जो कॉस थीटा है दैट विल बी इक्वल टू n1 और n2 की जो डॉट प्रोडक्ट है उसको आप डिवाइड करेंगे बाय देयर मैग्नीट्यूड्स। ठीक है, डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ n1 एंड मैग्नीट्यूड ऑफ n2। तो इस फॉर्मूले की मदद से जो है ये एंगल हमें मिल जाएगा। इसका फिर हम इनवर्स कॉस ले लेंगे तो इस फॉर्मूले से जो ये एंगल हम निकाल लेंगे। समझ में आ रही बात? यस ठीक है सर। ना? तो अब तो ये जो हम, फॉर्मूलाज आ रहे हैं, आप पेपर जब होगा तो शीट देंगे या हमें याद करने नहीं, पड़ेंगे? ये फॉर्मूले मैं आपको दूंगा नहीं, आपको पता होने चाहिए। ठीक है, ओके सर। तो अब जैसे फॉर एग्जांपल कि आपके पास फर्ज करें कि दो प्लेन है और उनके दरमियान हमने एंगल निकालना है। तो फाइंड द एंगल बिटवीन प्लेन्स। अब जैसे आपके पास एक प्लेन है, आपके पास 4x प्लस 3y प्लस 6z -1 इज इक्वल टू 0, और जो आपके पास दूसरा प्लेन है वो लेट से वो आपके पास है 2x माइनस y एंड प्लस 6z एंड प्लस 8 इज इक्वल टू 0। इन दो प्लेन्स के दरमियान हमने एंगल निकालना है। तो अब इसमें ये जो आपके पास जो फर्स्ट प्लेन है तो इसका नॉर्मल वेक्टर आपके पास क्या होगा? जो n1 है, क्या होगा इसका नॉर्मल वेक्टर आपके पास? इसके कंपोनेंट्स क्या होंगे? ए बी सी क्या मिलेंगे आपको इसमें? 436 फोर और थ्री सिक्स तो ये आपके पास जो है, जो पहला प्लेन है ये उसका नॉर्मल वेक्टर है 436। ठीक है, तो इसको आप कंपोनेंट फॉर्म में, मतलब आई जे की फॉर्म में लिखना चाहे, इट्स अप टू यू। आप आई जे की फॉर्म में भी लिख सकते हैं, यानी ये आपके पास
जो हो जाएगा 4i प्लस 3j और प्लस 6k। ठीक है, ये आपके पास हो गया। अच्छा, अब ये जो दूसरा प्लेन है तो इसका नॉर्मल वेक्टर क्या होगा? तो इसमें जो ए बी सी है आपके पास नॉर्मल वेक्टर कंपोनेंट 2 2 1 माइनस 4 6 6 है, तो माइनस में। 2 माइनस 1 6। ठीक है, तो ये आपके यस पास सर। जो है सेकंड प्लेन के ऊपर नॉर्मल वेक्टर आपको मिल गया। तो अब इसको भी अगर आप आई जे के की फॉर्म में लिखना चाहें तो यू कैन राइट इट। तो ये आपके पास क्या हो जाएगा? दैट इज 2i माइनस जे एन प्लस 6k। ठीक है, तो अब हमने इनके दरमियान एंगल निकालना है प्लेन के दरमियान। तो वो वही एंगल होगा जो इनके नॉर्मल वेक्टर्स के दरमियान होगा। तो वो हम डॉट प्रोडक्ट से निकालेंगे। तो फिर जो n1 है आपके पास, इसका मैग्नीट्यूड आपको चाहिए। तो क्या होगा? n1 का मैग्नीट्यूड अंडर रूट एक्स कंपोनेंट का स्क्वायर 4 स्क्वायर प्लस वाई कंपोनेंट का स्क्वायर 3 स्क्वायर और प्लस जेड कंपोनेंट का स्क्वायर दैट इज 6 स्क्वायर। ठीक है, तो ये जो आपके पास ये जो आपके पास मैग्नीट्यूड होगा आपके पास, ये हो जाएगा अंडर रूट 16 प्लस 9 एंड प्लस 36। ठीक है, तो दैट विल बी इक्वल टू 61 अंडर रूट 61। तो ये जो नॉर्मल वेक्टर है टू द फर्स्ट प्लेन, ये उसका मैग्नीट्यूड आ गया। इसका जो सेकंड प्लेन के ऊपर नॉर्मल वेक्टर हमने फाइंड आउट किया था n2, तो इसका मैग्नीट्यूड हम निकाल लेते हैं। तो ये इससे आ जाएगा दैट इज 2 स्क्वायर और प्लस वाई कंपोनेंट का स्क्वायर जो कि -1 है और प्लस जेड कंपोनेंट का स्क्वायर दैट इज 6 स्क्वायर। तो ये आपके पास जो हो जाएगा दैट इज 4 प्लस 1 और 4 प्लस 1 प्लस 36। तो ये आपके पास हो जाएगा अंडर रूट 41। एक्सक्यूज मी सर। जी सही है, आपने अभी ही पढ़ाना शुरू करा है। हम नहीं, लोग आपके ये लिंक जी लिंक तो सर मैंने अभी तक हमें लिंक तो मिला ही नहीं था। हम लोग जी तो सर, यहाँ हम पे कब से एलएमएस वेट कर को रहे देख थे। रहे थे कब से। लिंक जो है वो तो मैंने 840 के ऊपर जो है वो प्लेस कर दिया था 840 पर, और फिर मैंने सर तकरीबन आपने उसमें नहीं करा था, आपने अनाउंसमेंट में जाके करा था, वहां जाके देखा। तो अनाउंसमेंट में अगर हम करते हैं तो आप वहां पे जाके देख लीजिए। आपने फिर सर मिस। हमें पता नहीं था, हमने फिर भी फिर अच्छा सर देख अनाउंसमेंट लिया। में जो कहते हैं अनाउंसमेंट डाली जाती है, क्लास के लिंक जो कहते हैं एलएमएस के आपका जो अपना फोरम है उसमें डाला करें, क्योंकि हम उसको देखेंगे। अनाउंसमेंट तो जो कहते हैं रेक्टर की भी आती रहती है हमारे पास। अच्छा, चले ठीक है, तो नेक्स्ट टाइम मैं इसका ख्याल रखूंगा। सही है, अभी मैं इसको मैं आपको रिपीट कर देता हूँ कि यस सर प्लीज। हाँ, रिपीट मैं आपको कर देता हूँ। तो लास्ट टाइम आपने जो स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ ए प्लेन है इन स्पेस, उसको हमने स्टडी किया था। ठीक है, याद है ना आपको? और तो उसी को मैं दोबारा जो है बताया मैंने कि जो कोई भी प्लेन है स्पेस में, उसकी स्टैंडर्ड इक्वेशन हम किस तरह फाइंड आउट करते हैं। अगर इफ यू हैव ए प्लेन और ये आपके पास जो है वो नॉर्मल वेक्टर है टू द प्लेन, तो जो नॉर्मल वेक्टर है उसके कंपोनेंट आपके पास हैं ए बी सी। तो जो आपके पास प्लेन की इक्वेशन जो हमने ड्राइव की थी, वो आपके पास क्या होती है? ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी जेड प्लस डी इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो इसमें जो एक्स वाई जेड के जो कोफिशिएंट्स है आपके पास, ये नॉर्मल वेक्टर के कंपोनेंट्स हैं। ठीक है, नॉर्मल वेक्टर तो किस तरह फाइंड आउट कर सकते हैं? जैसे ये एग्जांपल है कि आपके पास ये इक्वेशन है 7x प्लेन की प्लस 3y माइनस 2z प्लस 5। तो इसमें जो ए बी सी है आपके पास 7 3 माइनस 2 है। तो ए नॉर्मल वेक्टर टू द प्लेन आपके पास क्या हो जाएगा? उसके कंपोनेंट्स आपको मिल गए 7 3 माइनस 2। या आप इसको कार्टेशियन फॉर्म में भी लिख सकते हैं आई जे के की मदद से, ये 7i प्लस 3j माइनस 2 के। सही है, क्लियर है यहाँ तक बात? जी, यहाँ तक बात क्लियर है? हेलो। यस सर थोड़ा बहुत। अच्छा, अच्छा, फिर अब उसके बाद अब हमें ये क्या, अगर दो प्लेन्स के दरमियान जो है हमने एंगल को फाइंड आउट करना है, तो हम किस तरह फाइंड आउट कर सकते हैं? अब जिसे आपको मैंने दिखाई, एक रेड प्लेन है और ये आपके पास एक ब्लू प्लेन है। तो ये आपस में एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं। तो यहाँ पे मैंने शो किया, जहाँ पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं, इनके इंटरसेक्ट करने से आपको एक लाइन मिल रही है। ठीक है, तो ये दोनों प्लेन्स के दरमियान एंगल थीटा है। तो
इन दोनों प्लेन्स के दरमियान ये जो एंगल थीटा है वो दरअसल इन दोनों प्लेन्स के नॉर्मल वेक्टर के दरमियान एंगल के बराबर होगा। तो दोनों प्लेन के ऊपर मैंने नॉर्मल वेक्टर ड्रॉ करे। ये रेड प्लेन के ऊपर ये नॉर्मल वेक्टर है जो रेड कलर से शो किया है n2, और ये जो ब्लू आपके पास प्लेन है इसके ऊपर इसका नॉर्मल वेक्टर शुरू किया ब्लू कलर से n1। तो इन दोनों नॉर्मल वेक्टर के दरमियान वही एंगल होगा जो इन दोनों प्लेन के दरमियान है। तो जो एंगल बिटवीन टू प्लेन्स है दैट इज इक्वल टू द एंगल बिटवीन द नॉर्मल वेक्टर्स टू द प्लेन। सही है। तो दो प्लेन्स के दरमियान जो एंगल होता है वो दरअसल उनके नॉर्मल वेक्टर्स के दरमियान एंगल के बराबर होता है। यहां तक बात क्लियर है? ये समझ गए आप या इसमें कोई प्रॉब्लम है? क्लियर है ये बात? तो Yes, sir. Yes, sir. how we find angle? We use dot products to find angle. तो जो आपके पास जो डॉट प्रोडक्ट है उसको यूज करके जो है हम एंगल मालूम करते हैं। तो वी यूज डॉट प्रोडक्ट टू फाइंड एंगल। ये आपने पीछे डॉट प्रोडक्ट पढ़ी, उसकी एप्लीकेशन है। तो ए डॉट बी आपके पास क्या है, मैग्नीट्यूड ऑफ ए इनटू मैग्नीट्यूड ऑफ बी और कोसाइन ऑफ द एंगल बिटवीन ए एंड बी। तो यहाँ पर हम दोनों नॉर्मल वेक्टर्स के लिए डॉट प्रोडक्ट यूज करें तो दोनों नॉर्मल वेक्टर्स की डॉट प्रोडक्ट क्या होगी, n1 डॉट n2 मैग्नीट्यूड ऑफ n1 वेक्टर मैग्नीट्यूड ऑफ n2 एंड cos थीटा, और ये थीटा हमने मालूम करना है दैट इज द एंगल बिटवीन द प्लेन। तो ये इस डॉट प्रोडक्ट से हम इस तरह मालूम कर सकते हैं इस फॉर्मूले की मदद से, cos थीटा इज इक्वल टू डॉट प्रोडक्ट बिटवीन n1 एंड n2 डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ n1 इनटू मैग्नीट्यूड ऑफ n2। यहाँ से इनवर्स कॉस लेके ये हम एंगल फाइंड आउट कर लेंगे। तो अब इसका मैं एक क्वेश्चन जो है वो मैं करवा रहा था। अब जैसे फॉर एग्जांपल वी हैव टू फाइंड द एंगल बिटवीन दीज टू प्लेन्स। ये दो प्लेन्स आपको गिवन है, इनके दरमियान एंगल आपने फाइंड आउट करना है। तो पहले प्लेन में एक्स वाई जेड के जो कोफिशिएंट है उससे आपको उस प्लेन का नॉर्मल वेक्टर जो है वो मिल जाएगा। तो पहले प्लेन का जो नॉर्मल वेक्टर है n1 एरो 4 3 6, इसके कंपोनेंट ए बी सी है 4 3 6, इसको हमने आई जे के की फॉर्म में लिख लिया। इस तरह जो आपके पास दूसरा प्लेन है इसके जो एक्स वाई जेड के कोफिशिएंट्स है 2 -1 जेड, ये इसके नॉर्मल वेक्टर के कंपोनेंट्स है। तो जो सेकंड प्लेन के ऊपर हमें नॉर्मल वेक्टर है वो हमें क्या मिल गया, 2 -1 और 6। ठीक है। तो अब डॉट प्रोडक्ट की मदद से हम इनके दरमियान एंगल निकालेंगे। तो हमें इन दोनों नॉर्मल वेक्टर्स के मैग्नीट्यूड चाहिए। तो मैग्नीट्यूड ऑफ n1 आपके पास क्या है, √4 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस 6 स्क्वायर, ये आपके पास √61 आ गया। और जो n2 है आपके पास ये दूसरे प्लेन के नॉर्मल वेक्टर है, तो इसका मैग्नीट्यूड होगा √its x कंपोनेंट स्क्वायर प्लस y कंपोनेंट स्क्वायर प्लस z कंपोनेंट स्क्वायर। तो 2 स्क्वायर प्लस -1 स्क्वायर प्लस 6 स्क्वायर, तो ये हमारे पास इसका नॉर्मल वेक्टर का मैग्नीट्यूड आ गया। अब हम जो है डॉट प्रोडक्ट यूज करते हैं इन दोनों वेक्टर्स के दरमियान और फिर हम जो है ये एंगल निकाल लेते हैं। तो आपके पास जो n1 डॉट n2 है आपके पास, ये अगर आप कंपोनेंट फॉर्म में निकालें, कंपोनेंट फॉर्म में हम किस तरह निकालते हैं, x कंपोनेंट से मल्टीप्लाई होता है तो इसका x से मल्टीप्लाई होगा 4 × 2, और वी मल्टीप्लाई y कंपोनेंट्स टुगेदर, तो दोनों के y कंपोनेंट्स मल्टीप्लाई होंगे 3 × -1, और दोनों के जो है वो z कंपोनेंट 6 × 6। ठीक है। तो ये आपके पास जो है ये डॉट प्रोडक्ट आ जाएगी यूजिंग देयर कंपोनेंट्स। तो ये आपके पास 8 - 3 और प्लस 36, तो इस तरीके से ये आपके पास जो है ये आपके पास आ गई 41। ठीक है। तो अब अब हम यूज करते हैं जो एंगल मालूम करना है हमने डॉट प्रोडक्ट से। तो cos थीटा हमें चाहिए, तो डेट इज n1 डॉट n2 और डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ n1 इनटू मैग्नीट्यूड ऑफ n2। ये वैल्यूज हमने ऊपर कैलकुलेट किए, इनको जस्ट हम सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। n1 डॉट n2 ये 41 है, और मैग्नीट्यूड ऑफ n1 √61 है आपके पास, और ये आपके पास √41 है। तो अब इसका इन्वर्स कॉस लेके आप इसको कैलकुलेट कर लीजिएगा। तो वो काम मैं आप पे छोड़ देता हूँ, कर लेंगे इससे आगे आप, वो जस्ट कंप्यूटेशन है। कैलकुलेटर अगर आपके पास होगा साइंटिफिक तो उससे आप निकाल लेंगे। तो ये जो कॉस इनवर्स आप इसका ले लेंगे तो इस तरीके से ये एंगल आपको मिल जाएगा। ठीक है। तो इस तरीके से जो है हम दो वेक्टर्स के दरमियान दो प्लेन्स के दरमियान हम जो है एंगल फाइंड आउट कर लेते हैं। ठीक है। क्लियर है यहाँ तक बात? ये समझ गया आप सवाल किस तरह किया हमने? यस सर। ठीक है। तो किसी को कोई प्रॉब्लम तो नहीं है यहाँ तक? नो सर। तो अब इसमें मैं आपको ये कि आज जो है मैं आपको असाइनमेंट में दे दूंगा, वो फिर ड्यू होगा वो फिर आप
जो है कीजिएगा, और फिर आज तक आप जो भी कुछ पढ़ चुके होंगे ना, तो अब नेक्स्ट क्लास में आपका क्विज होगा। तो जो अब नेक्स्ट क्लास होगी नेक्स्ट वीक में, उसमें आपका क्विज होगा। आज मैं असाइनमेंट अपलोड कर दूंगा, तो वो आपको शायद 2-3 दिन में वो सबमिट करना होगा, ठीक है। तो ये जो भी टॉपिक्स आप पढ़ रहे हैं ना, तो ये सब उन्हीं से मुतालिक होगा। जिस तरह मैंने आपको कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चंस दिए और कुछ आपकी बुक्स में जिस तरह के क्वेश्चन है, जिस तरह के हम क्लास में करते हैं। अच्छा, अब आ जाइए, आपको बताया कि लाइन की हमने पैरामेट्रिक इक्वेशन निकाली थी। क्या थी लाइन की पैरामेट्रिक इक्वेशन? पैरामेट्रिक इक्वेशन ऑफ ए लाइन। ठीक है, तो लाइन की पैरामेट्रिक इक्वेशन आपके पास क्या, अगर आपके पास कोई लाइन है और उसके पास उसके ऊपर आपको कोई पॉइंट गिवन है P1, दैट इज उसके कोऑर्डिनेट्स आपके पास हैं x1, y1 एंड z1। ठीक है, और P जो है आपके पास दैट इज एनी पॉइंट ऑन योर लाइन, और लाइन के ऊपर अगर आप कोई भी पॉइंट लें, कोई भी आर्बिट्ररी पॉइंट, तो उसके जो कोऑर्डिनेट्स होंगे आपके पास x, y, z। ठीक है, तो ये आपके पास लाइन है, और स्पेस में एक वेक्टर आपको गिवन होता है। ये लाइन उस वेक्टर v के पैरेलल होती है। तो ये जो वेक्टर है, इसके कंपोनेंट्स आपके पास क्या होते हैं? a, b, c। ये इस वेक्टर के जो है वो कंपोनेंट है आपके पास, जिनको हम डायरेक्शन नंबर्स भी कहते हैं। तो लाइन की जो पैरामेट्रिक इक्वेशन है वो आपके पास क्या होती है? x इज इक्वल टू a x1, सॉरी, तो इसमें हम क्या यूज करते हैं कि ये जो वेक्टर है फ्रॉम P1 टू P दैट इज पैरेलल टू V। तो ये इसका जो है, अगर दो वेक्टर्स पैरेलल हैं तो वो एक दूसरे का स्केलर मल्टीपल होते हैं। तो P1P इज सम स्केलर मल्टीपल ऑफ V। तो P1P जो है आपके पास, जो कि आपके पास x माइनस x1 होता है, तो दैट इज इक्वल टू AT। इसको हम इस तरीके से जो है ड्राइव करते हैं। तो मैं ड्राइव तो लास्ट टाइम आप कर चुके हैं, लेकिन मैं दोबारा उसको जो है रिपीट कर रहा हूँ कि ये जो वेक्टर है आपके पास फ्रॉम P1 टू P, तो दैट इज पैरेलल टू वेक्टर V। तो फिर इसका मतलब है कि ये जो आपके पास वेक्टर होगा P1P, तो दैट विल बी सम स्केलर मल्टीपल ऑफ वेक्टर V। तो वो जो स्केलर मल्टीपल है उसको हम T ले लेते हैं। तो ये जो T होता है हमारे पास, ये पैरामीटर होता है। अब इसकी कोई भी वैल्यू पॉसिबल हो सकती है। तो यह जो है आपके पास, ये आपका पैरामीटर है। तो ये जो है यहाँ पे पैरामीटर हम यूज करते हैं लाइन की क्वेश्चन को पैरामीटराइज करने के लिए। तो जब हम इसको सॉल्व करते हैं, यानी x माइनस x1 इज इक्वल टू AT, तो यहाँ से x आपके पास क्या होता है? x1 प्लस AT। तो ये x कोऑर्डिनेट की इक्वेशन आपको मिलती है इन टर्म्स ऑफ t। ठीक है, तो ये जितने भी x y ये जो कोऑर्डिनेट्स होंगे इस पॉइंट के, वो सब इन टर्म्स ऑफ t आएंगे। तो ये जो इक्वेशन होगी जिसमें हम x y z को पैरामीटर t की फॉर्म में लिखते हैं, तो ये लाइन की पैरामेट्रिक इक्वेशन है। तो y आपके पास होता है y1 प्लस bt, और जो आपके पास z होता है आपके पास दैट इज z1 प्लस ct। ठीक है, तो ये जो है आपके पास, ये है लाइन की पैरामेट्रिक इक्वेशंस। ये है लाइन की पैरामेट्रिक इक्वेशंस। ठीक है ना। तो ये हम लास्ट टाइम जो हम ये पढ़ चुके हैं। तो अब आ जाए, अब हमने क्या करना है, अब दो प्लेन्स इंटरसेक्ट कर रहे हैं। तो दो प्लेन्स जो जब इंटरसेक्ट करेंगे, तो उनके इंटरसेक्शन से किस तरह का कर्व जनरेट होगा, बताएं मुझे। अगर फर्ज करें ये आपके पास कोई स्फेयर है, इस स्फेयर को आप एक प्लेन की मदद से कट करते हैं। फर्ज कर लें ये जो स्फेयर है, ये जैसे आइसक्रीम का बना हुआ है। अब ये प्लेन आप इसके अंदर अगर आप पेनिट्रेट करेंगे इस तरीके से, तो ये जहां पे ये इंटरसेक्ट करेंगे, तो उससे कौन सा कर्व जनरेट होगा? इमेजिन करें आप, कौन सा कर्व जनरेट होगा? सर्किल, सर्किल बनेगा। ठीक है ना। तो इस प्लेन और ये जो स्फेयर है, इसके इंटरसेक्शन के नतीजे में आपको जो है वो सर्किल मिलेगा। ठीक है, अगर आपके पास जो है दो प्लेन है, वो एक दूसरे के साथ इंटरसेक्ट कर रहे हैं, तो उनकी इंटरसेक्शन से जो है वो एक स्ट्रेट लाइन जो है वो प्रोड्यूस होगी। तो जब दो प्लेन एक दूसरे के साथ इंटरसेक्ट करते हैं, तो
उनके इंटरसेक्शन से जो है वो लाइन बनती है। तो ये जो लाइन है इसकी इक्वेशन हम मालूम करना चाहते हैं पैरामेट्रिक फॉर्म में, ठीक है। तो ये जो है हमारा पर्पस है कि इक्वेशन, पैरामेट्रिक इक्वेशन ऑफ लाइन generated by the intersection of two planes. ठीक है, तो ये हमने फाइंड आउट करना है कि दो प्लेन्स के इंटरसेक्शन से जो लाइन जनरेट हो रही है, जो लाइन प्रोड्यूस हो रही है, दैट इज द इंटरसेक्शन ऑफ टू प्लेन्स, उसकी पैरामेट्रिक इक्वेशन जो है वो हम किस तरह मालूम करें, ठीक है ना। यानी उसके जो एक्स वाई जेड, उस लाइन के ऊपर कोई भी पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स एक्स वाई जेड को हमने पैरामेट्रिक फॉर्म में लिखना है। ये जनरल पैरामेट्रिक इक्वेशन होती है आपके पास। तो अब इसको आप किस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। तो अगर आपके पास अगर सिस्टम ऑफ इक्वेशन को अगर आप सॉल्व करते हैं, ये आपने पिछली क्लासेस में करा होगा कि आपके पास एक सिस्टम ऑफ इक्वेशन है, सिस्टम ऑफ इक्वेशंस है आपके पास, इसमें एटलीस्ट आपको दो इक्वेशंस मिलती है। जैसे फर्ज करें कि एक आपके पास इक्वेशन है 4x + y = 6 और दूसरी इक्वेशन है आपके पास 2x + 3y = 8। तो ये आपके पास x और y में दो इक्वेशंस आपको दी हुई हैं। तो ये जो x और y में इक्वेशंस होती हैं, आपके पास प्लेन में लाइन होती है, ठीक है। तो ये जो दो लाइंस है जहां पे इंटरसेक्ट कर रही है, उनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आप किस तरह निकालते हैं। अगर दो लाइंस इंटरसेक्ट करती हैं तो उनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन जो है वो पॉइंट होता है। अगर दो प्लेन इंटरसेक्ट करेंगे तो उनका जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होगा वो आपके पास एक लाइन होगी, ठीक है। तो आप क्या करते हैं, आप दोनों इक्वेशंस को साइमल्टेनियसली सॉल्व करके आप जो है इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स मालूम कर लेते हैं, विच इज द इंटरसेक्शन ऑफ दीज टू लाइंस, ठीक है। तो यहां पर आपके पास जो है दो अननोन है, टू अननोन्स एंड टू इक्वेशंस है, टू अननोन्स, टू इक्वेशंस इन टू अननोन्स, टू इक्वेशंस इन टू अननोन्स, दो अननोन्स x एंड y है। तो यहां पे जो नंबर ऑफ इक्वेशंस है आपके पास और जो नंबर ऑफ अननोन्स है, दे आर इक्वल। तो जब नंबर ऑफ इक्वेशंस और नंबर ऑफ अननोन्स इक्वल होती हैं तो वी कैन फाइंड ए यूनिक सॉल्यूशन। तो फिर हमें जो है एक यूनिक सॉल्यूशन मिलता है जब नंबर ऑफ इक्वेशंस और नंबर ऑफ अननोन्स इक्वल हो। तो नंबर ऑफ इक्वेशंस इज इक्वल टू नंबर ऑफ अननोन्स। तो देन देयर इज ए यूनिक सॉल्यूशन, ठीक है। जैसे यहाँ पे जो यूनिक सॉल्यूशन है वो इन दोनों लाइंस का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है। लेकिन अगर आपके पास नंबर ऑफ इक्वेशंस जो हैं, अगर इसी तरह अगर आपके पास तीन इक्वेशंस तीन अननोन में होंगी तो आपको एक यूनिक सॉल्यूशन मिलेगा। फोर इक्वेशंस फोर अननोन में होंगी, आपको एक यूनिक सॉल्यूशन मिलेगा। फाइव इक्वेशंस फाइव अननोन्स में होंगी, एक यूनिक सॉल्यूशन मिलेगा। एन इक्वेशंस एन अननोन में होंगी, एन अननोन्स में होंगी, तो आपको यूनिक सॉल्यूशन मिलेगा। लेकिन अब अगर आपके पास ये कंडीशन हो कि जो आपके पास नंबर ऑफ इक्वेशंस आर लेस देन नंबर ऑफ अननोन्स, इफ नंबर ऑफ इक्वेशंस are less than number of unknowns, तो फिर आपको यूनिक सॉल्यूशंस नहीं मिलेगा, ठीक है ना। अब इक्वेशंस कम है और आपके पास जो है वेरिएबल्स ज्यादा है, देन तो इस सूरत में क्या होता है, देयर आर इन्फिनिट नंबर ऑफ सॉल्यूशंस पॉसिबल। वो किस तरह अभी देख लेते हैं, इन्फिनिट नंबर ऑफ सॉल्यूशन। फिर वहां पे आपको एक यूनिक सॉल्यूशन नहीं मिलेगा, वो आपको यू विल गेट मोर देन वन सॉल्यूशन, इनफैक्ट यू विल गेट इन्फिनिट नंबर ऑफ सॉल्यूशन। जैसे अब फर्ज करें आपके पास ये इक्वेशन है 3x - y + 7 = 0। अब इसको हमने सॉल्व करना है। सॉल्व करने का मतलब है हमने x और y की वैल्यूज फाइंड आउट करनी है। तो अब यहाँ पे क्योंकि हमारे पास सिर्फ एक इक्वेशन है और वी हैव टू अननोन्स, तो अब इसमें हम किसी एक अननोन को इन टर्म्स ऑफ अदर अननोन फाइंड आउट कर लेते हैं। किसी एक वेरिएबल को इन टर्म्स ऑफ अदर वेरिएबल्स हम फाइंड आउट कर लेते हैं। जनरली y को हम इन टर्म्स ऑफ x फाइंड आउट कर लेते हैं। x को हम समझते हैं कि वो इंडिपेंडेंटली चेंज हो रहा है, वो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, y डिपेंडेंट है। तो y अगर आप यहाँ से निकालेंगे तो वो आपके पास क्या होगा, 3x +
7, ठीक है। तो फिर हम ये करते हैं, जो x है ना उसको हम पैरामीटर बना देते हैं, यानी हम x को सपोज कर लेते हैं कि x इज इक्वल टू t। तो x को हमने पैरामीटर बना दिया, उसको हमने सपोज कर लिया कि वो हमारे पैरामीटर t के बराबर है। तो फिर हम y की वैल्यू निकालते हैं इन टर्म्स ऑफ t। तो फिर जो y आपके पास होगा, अगर आप x को t ले रहे हैं, x की जगह t रखेंगे, तो y आपके पास हो जाएगा 3t प्लस 7। तो ये जो आपके पास होंगी ना, ये आपका पैरामेट्रिक सॉल्यूशन होगा। तो दैट इज योर पैरामेट्रिक सॉल्यूशन। तो ये जो है आपके पास x इज इक्वल टू t, और यानी x को आपने इन टर्म्स ऑफ t लिख दिया, जस्ट उसको t सपोज करके, और आपने y को इन टर्म्स ऑफ t लिख दिया। तो ये जो है आपके पास, ये आपके पैरामेट्रिक सॉल्यूशंस है, क्योंकि ये इन टर्म्स ऑफ ए सिंगल वेरिएबल, इन टर्म्स ऑफ ए पैरामीटर t लिखे गए। तो अब ये कितने सॉल्यूशन है? अब क्योंकि t कैन हैव एनी वैल्यू, अगर t 1 होगा तो x 1 होगा, और यहाँ पे t 1 रख के y निकालेंगे, 3 प्लस 7 10, तो एक सॉल्यूशन मिलेगा। t की वैल्यू चेंज करेंगे तो सॉल्यूशन चेंज हो जाएगा। तो t कैन हैव एनी वैल्यू, तो ये इनफैक्ट आपके पास इन्फिनिट नंबर ऑफ सॉल्यूशंस है। ये जो है आपके पास ये पैरामेट्रिक सॉल्यूशन है, और ये इनफैक्ट जो है इन्फिनिट है। तो सॉल्यूशंस आर इन्फिनिट, क्योंकि t इज आर्बिट्ररी, t कैन हैव एनी वैल्यू, ठीक है। तो ये पैरामेट्रिक सॉल्यूशंस है, तो विच आर इन्फिनिट। तो जहां पे जो नंबर ऑफ सॉल्यूशंस है आपके पास, दे आर इन्फिनिट। तो नंबर ऑफ सॉल्यूशंस आर इन्फिनिट। समझ में आ रही बात? यहां तक बात क्लियर है या किसी को कोई प्रॉब्लम है? जी, यहां तक बात क्लियर है? हेलो, मेरी आवाज आ रही है आप लोगों को? यस सर। अच्छा, तो अब आ जाए, अब दोबारा आपने ये समझ गया, अब आ जाए, अब हमने मालूम क्या करना है। हमने दो प्लेन्स एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं, तो दो प्लेन जब एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं तो उनके इंटरसेक्शन से जो है वो एक कर्व प्रोड्यूस होता है। तो सॉरी, एक लाइन जो है वो प्रोड्यूस होती है। तो हमने उस लाइन की पैरामेट्रिक इक्वेशन निकालनी है। तो अब अगर हमें दो प्लेन्स दिए हुए हों, तो हमें पता है कि कोई भी जो प्लेन है उसके अंदर जो 3 वेरिएबल्स होते हैं, एक्स वाई जी। तो अब जैसे एक प्लेन आपको ये दिया हुआ 3x प्लस 2y माइनस जेड इज प्लस 7 इज इक्वल टू 0। तो ये स्पेस में एक प्लेन की इक्वेशन है। और दूसरा प्लेन आपको ये दिया हुआ है x प्लस वाई और प्लस 4z माइनस 5 इज इक्वल टू 0। तो अगर हमने इन प्लेन का इंटरसेक्शन निकालना है, तो बिल्कुल उसी तरीके से जिस तरह हम दो लाइंस का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालते हैं, तो हम उन दोनों लाइंस की इक्वेशन को साइमल्टेनियसली सॉल्व करते हैं। तो इसी तरह यहाँ पर इन प्लेन का हमने इंटरसेक्शन फाइंड आउट करना है। तो अलजेब्रिकली ये हमारे पास दो इक्वेशंस है, हमने इन दो इक्वेशंस का इंटरसेक्शन निकालना है। तो हम इनको साइमल्टेनियसली सॉल्व करेंगे। लेकिन ये जो है आपके पास कौन सा सिस्टम है? क्या इसमें नंबर ऑफ इक्वेशंस आर इक्वल टू नंबर ऑफ वेरिएबल्स? नहीं, इसके अंदर दो इक्वेशंस है। तो वी हैव टू इक्वेशंस एंड थ्री वेरिएबल्स एक्स वाई जेड। we have to find the intersection of these two equations of these two planes. But we have two equations in three unknown, in three variables, x, y, z, in three variables, in three unknowns, x, y and z. तो फिर यहाँ पर आपके पास नंबर ऑफ इक्वेशंस आर लेस देन द नंबर ऑफ अननोन्स। तो आपके पास कितने सॉल्यूशंस पॉसिबल होंगे? इनफिनिट, ठीक है। तो वो हम किस तरीके से निकालें? आप किसी भी एक वेरिएबल को आप एक पैरामीटर t सपोज कर लें, तो आमतौर पे हम वो x को कर लेते हैं। तो हम ऐसा करते हैं, हम y को इन टर्म्स ऑफ x फाइंड आउट कर लेते हैं, इसी तरह z को इन टर्म्स ऑफ x फाइंड आउट कर लेते हैं। तो फाइंड y एंड z इन टर्म्स ऑफ x, ये हम काम करते हैं। तो अब किस तरह करें? अब जैसे ये आपके पास, ये अगर आपके पास ये इक्वेशन 1 है और ये आपके पास इक्वेशन 2 है, तो आपने दोनों को याद रखें, इन y और z यहाँ से निकालने इन टर्म्स ऑफ x, ठीक है। तो
अब जैसे इक्वेशन नंबर 1 है, अगर इसमें से हम z को एलिमिनेट करना चाहें तो क्या करेंगे, इसे 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये -4z होगा। दूसरी इक्वेशन में ऐड करेंगे +4z, तो z की टर्म कैंसिल हो जाएगी, उससे y की टर्म और x की टर्म बचेगी, तो फिर हम y को इन टर्म्स ऑफ x फाइंड आउट कर लेंगे। तो हम ऐसा करते हैं कि हम मल्टीप्लाई करते हैं इक्वेशन 1 को बाय 4 और फिर हम उसको 2 में ऐड करते हैं। तो मैं इनको साइमल्टेनियसली सॉल्व कर रहा हूँ, ये काम हम पहले कर चुके हैं पिछली क्लासेस में, तो इसमें आपको प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। मल्टीप्लाई इक्वेशन 1 बाय 4 देन ऐड इन इक्वेशन 2। अगर आप 1 को अगर आप जो है 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इट विल बिकम 12x, 4 3 से होगा आपके पास 12x प्लस 8y माइनस 4z, और 7 4 से होगा डेट इज 28, और 0 4 से होगा तो इट विल रिमेन 0। ये क्वेश्चन नंबर 1 हो गया आपके पास। और इक्वेशन नंबर 2 जो है वो एज इट इज है आपके पास, तो ये x प्लस वाई दैट इज x प्लस वाई प्लस 4z एंड -5। तो अब आप इनको ऐड कर लें सिंपली, ताकि जो z की टर्म है आपके पास वो कैंसिल हो जाए। तो ऐड करेंगे तो ये z की टर्म कैंसिल होगी, तो ये आपके पास आ जाएगा 13x एंड प्लस 9y, और 28 और -5 प्लस 23 इज इक्वल टू 0। तो अब यहाँ से जो आपने z को एलिमिनेट कर दिया, तो इस इक्वेशन में सिर्फ x और y है, तो x को अगर आप इन टर्म्स ऑफ y निकालेंगे तो ये आपके पास क्या होगा, 9y विल बी इक्वल टू -13x एंड -23, और फिर y विल बी इक्वल टू -13 ओवर 9x एंड -23 ओवर 9। ये मैंने y को निकाल लिया इन टर्म्स ऑफ x, ठीक है। अच्छा, अब हमने z को फाइंड आउट करना है इन टर्म्स ऑफ x। तो या तो y की इस वैल्यू को आप इनमें से किसी भी इक्वेशन में पुट कर दें और उस तरीके से आप फिर उसको सॉल्व कर लें आप, या आपके ऊपर है, मुख्तलिफ तरीकों से आप कर सकते हैं, या आप y को आप एलिमिनेट करें फ्रॉम 1 एंड 2। तो y को एलिमिनेट करने के लिए अब इक्वेशन 2 को मैं 2 से मल्टीप्लाई करता हूँ, तो दोनों इक्वेशंस में y के कोफिशिएंट सेम हो जाएंगे, y की टर्म सेम हो जाएगी 2 + 2y + 2y, क्योंकि उनके साइन सेम होंगे। तो y की टर्म को कैंसिल करने के लिए फिर मैं 1 में से 2 को सब्ट्रैक्ट करूंगा। तो अब मल्टीप्लाई 2 बाई 2 देन सब्ट्रैक्ट फ्रॉम 1, सही है। तो समझ गया ना मैं क्या कर रहा हूं। तो नाउ आई एम एलिमिनेटिंग y, तो मल्टीप्लाई इक्वेशन 2 बाय 2 एंड सब्ट्रैक्ट फ्रॉम इक्वेशन 1। अब अगर आप जो है 1 तो एज इट इज है, उसको तो हम कुछ भी नहीं कर रहे, तो 1 जो आपके पास है वो है आपके पास 1 है 3x + 2y - z + 7। तो 3x + 2y - z + 7, 3x + 2y - z + 7, तो दैट इज योर इक्वेशन नंबर 1। इसको किसी नंबर से मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है। 2 को हम मल्टीप्लाई करते हैं 2 से, तो ये 2x + 2y + 8z और -10, तो 2x + 2y 2x + 2y और प्लस 8z और -10। तो अब इनको हम जो है वो सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो ये आपके पास ये +-10 है, सही है। और ये तो ये माइनस साइन चेंज होंगे, ये प्लस, तो अब इसमें ये y की टर्म कैंसिल, तो 3x - 2x दैट इज x, और -z -8z -9z, और ये आपके पास +7 और +10 +17। तो हमने y को एलिमिनेट कर दिया, तो वी गेट एन इक्वेशन इन x एंड z। तो यहाँ पे हम z को फाइंड आउट कर लेते हैं इन टर्म्स ऑफ x। तो +9z को वहाँ शिफ्ट करें तो 9z होगा आपके पास x + 17। तो यहाँ से आपके पास z आ जाएगा दैट इज 1/9x और +17/9।
ये मैंने z को इन टर्म्स ऑफ x फाइंड आउट कर लिया। तो अब हम x को पैरामीटर बना देते हैं नाउ, यानी अब पैरामेट्रिक फॉर्म में लिखने के लिए इक्वेशन को नाउ पैरामेट्रिक फॉर्म के लिए हम क्या करते हैं, नाउ पैरामेट्रिक फॉर्म इज, तो उसके लिए जो आपके पास x है उसको आप पैरामीटर t सपोज कर लें। तो आप सिंपली जो y की इक्वेशन है इसमें x की जगह t रख देंगे, तो ये आपके पास y की पैरामेट्रिक इक्वेशन आ जाएगी -13/9 और -13/9 और 13/9t और -23/9, ये y की इक्वेशन आ गई आपके पास। ठीक है, x की जगह t रख दिया और फिर z की इक्वेशन में x की जगह t रख देंगे, तो ये आपके पास आ जाएगा z इज इक्वल टू 1/9t और +17/9। अब क्योंकि t इसमें जो है वो आर्बिट्ररी है, यानी t कैन हैव एनी वैल्यू, तो इनफैक्ट ये जो है आपके पास इन्फिनिट नंबर ऑफ सॉल्यूशन है, t इज आर्बिट्ररी, तो t की कोई भी वैल्यू आप यूज कर सकते हैं, t कैन हैव एनी वैल्यू। ठीक है, तो ये जो दोनों प्लेन्स थे आपके पास, ये जो गिवन थे आपको दोनों प्लेन्स, तो इनके इंटरसेक्शन से जो लाइन जनरेट हो रही है उसकी पैरामेट्रिक इक्वेशन ये है। समझ गए आप या इसमें कोई प्रॉब्लम है? क्लियर है ये बात? जी, हेलो, मेरी आवाज आ रही है? हाँ, मेरी आवाज आ रही है आप लोगों को? जी सर, आ रही है। तो ये क्लियर है ये बात? जी सर। अच्छा, तो इसमें अगर आप देखें पैरामेट्रिक इक्वेशन जो हम लाइन की लिखते हैं, ये जैसे मैंने आपको ऊपर ये समझाई है कि लाइन की पैरामेट्रिक इक्वेशन आप लिखते हैं, तो उसमें क्या होता है, आपको लाइन के ऊपर एक पॉइंट x1 y1 z1 गिवन होता है और एक ऐसा वेक्टर गिवन होता है विच इज पैरेलल टू द लाइन। तो इस वेक्टर के जो कंपोनेंट्स होते हैं a b c, इनको हम क्या कहते हैं? याद है मैंने बताया था लास्ट क्लास में, ये जो वेक्टर है विच इज पैरेलल टू द लाइन, इसके जो कंपोनेंट है इन्हें क्या कहते हैं? डायरेक्शन नंबर्स, क्योंकि ये स्पेस में लाइन की डायरेक्शंस को जो है स्पेसिफाई करते हैं या लाइंस की डायरेक्शन को जो है डिटरमाइन करते हैं, तो इसलिए हम इन्हें डायरेक्शन नंबर्स कहते हैं। तो ये डायरेक्शन नंबर्स पैरामेट्रिक इक्वेशन में कहाँ जाते हैं? ये टी के कोफिशिएंट्स होते हैं। ठीक है, तो ये जो आपने इन दोनों प्लेन्स के इंटरसेक्शन से जो लाइन प्रोड्यूस हो रही है उसको पैरामेट्रिक फॉर्म में लिखा है, तो मुझे आप बताएंगे कि इस लाइन के डायरेक्शन नंबर्स क्या है? क्या है इस लाइन के डायरेक्शन नंबर्स ए बी सी? जो टी के कोफिशिएंट्स होंगे, तो इसमें टी का कोफिशिएंट क्या है? 1, ये ए है। इसमें टी का कोफिशिएंट आपके पास क्या है? -13/9, ये आपके पास जो है ये बी है, और सी जो है आपके पास दैट इज 1/9। ठीक है ना, तो ये आपके पास इसके डायरेक्शन नंबर है ए बी एंड सी। तो आप मुझे एक ऐसा वेक्टर बता सकते हैं जो इस लाइन के पैरेलल हो? सो ए वेक्टर पैरेलल टू दिस लाइन, क्या होगा वो वेक्टर? उसके कंपोनेंट्स क्या होते हैं? ए बी सी होते हैं ना, और ये डायरेक्शन नंबर्स हम निकाल चुके हैं, ये ए बी सी की वैल्यूज हैं। तो एक ऐसा वेक्टर जो आप इस लाइन के पैरेलल लिख सकते हैं, तो या पैरेलल है आपके पास, तो वो ये है 1 -13/9 एंड 1/9। समझ में आ रही बात? तो अगर आपको दो प्लेन्स गिवन हो और आपने उन प्लेन्स के इंटरसेक्शन से जो लाइन प्रोड्यूस हो रही है उस लाइन की इक्वेशन पैरामेट्रिक फॉर्म में फाइंड आउट करनी हो,
तो आप क्या करेंगे, आप अलजेब्रा में जब आपको इंटरसेक्शन निकालना होता है, आप तो इक्वेशंस को आप साइमल्टेनियसली सॉल्व करते हैं, तो यहाँ पे आप वही काम करेंगे, जो दो प्लेन्स की इक्वेशन आपको गिवन है आप इनको साइमल्टेनियसली सॉल्व करके इनका इंटरसेक्शन निकालेंगे। अब क्योंकि यहाँ पर जो हमारे पास दो इक्वेशंस हैं और हमारे पास 3 वेरिएबल्स हैं, तो वी हैव लेस नंबर ऑफ इक्वेशन इन मोर नंबर ऑफ वेरिएबल्स। तो जब नंबर ऑफ इक्वेशंस आर इक्वल टू नंबर ऑफ वेरिएबल्स तो आपके पास एक यूनिक सॉल्यूशन होता है। लेकिन जब नंबर ऑफ इक्वेशंस आर लेस देन नंबर ऑफ वेरिएबल्स तो आपके पास इन्फिनिट सॉल्यूशन होते हैं, जिसको हम पैरामेट्रिक सॉल्यूशन भी कहते हैं। तो हम क्या करते हैं, हम इन दो इक्वेशंस में से हम y को और z को हम लिख लेते हैं इन टर्म्स ऑफ x को हम पैरामीटर बना देंगे, उसको हम प्रेफर कर रहे हैं। तो इनको हमने साइमल्टेनियसली सॉल्व किया। अब ये आपको पता है एलिमिनेशन की मदद से सॉल्व कर सकते हैं, या सब्स्टिट्यूशन वैल्यू किसी की निकाल के, या यहाँ z की वैल्यू निकाल के इसमें पुट करके सॉल्व कर सकते हैं। तो ये आपको तरीके आते हैं। तो आपने किसी भी तरीके से हमने सॉल्व कर लिया। अब ये y इन टर्म्स ऑफ x आ गया हमारे पास, इस तरह z इन टर्म्स ऑफ x आ गया। तो पैरामेट्रिक फॉर्म में लिखने के लिए जो x है उसको हम पैरामीटर बना देंगे, t ले लेंगे, और फिर जो y की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ x हमने लिखी है, x की जगह t सब्स्टिट्यूट करके y की पैरामेट्रिक फॉर्म आ जाएगी, इसी तरह z की पैरामेट्रिक फॉर्म आ जाएगी। इसमें जो t के कोफिशिएंट्स होंगे आपके पास, ये ABC होंगे, ये आपके लाइंस के डायरेक्शन नंबर्स होंगे। और अगर आप एक ऐसा वेक्टर लिखना चाहें विच इज पैरेलल टू द लाइन, तो वो उसके कंपोनेंट ABC होंगे। क्लियर है यहाँ तक बात, या कोई प्रॉब्लम है? समझ गए आप इसको? जी। तो अब आप एक काम करें, यही जो क्वेश्चन है ना, तो आप एक काम करें, आपके पास पेन पेंसिल होना चाहिए। ये जो पहला प्लेन है, आप मुझे बताएंगे कि इस प्लेन के ऊपर जो नॉर्मल वेक्टर है वो क्या होगा? हाँ बताएं। इस प्लेन के ऊपर नॉर्मल वेक्टर, अभी ऊपर आपको समझाया था ना कि कोई भी अगर प्लेन की इक्वेशन आपको गिवन हो, ax प्लस बी वाई प्लस सी जेड प्लस टी, ये आपके पास प्लेन की स्टैंडर्ड इक्वेशन होती है, ठीक है। तो अगर आपको किसी प्लेन की स्टैंडर्ड इक्वेशन गिवन है इन स्पेस, जिसकी ये जनरल फॉर्म है जो हमने पीछे ड्राइव की थी, तो इसमें जो प्लेन के ऊपर नॉर्मल वेक्टर होता है उसके कंपोनेंट ABC होते हैं। तो ये दरअसल एक्स वाई जेड के कोफिशिएंट्स होते हैं, ठीक है ना। तो ये जो आपके पास प्लेन है आपके पास, तो आप मुझे बताइए कि इसका नॉर्मल वेक्टर क्या होगा? ये जो प्लेन है आपके पास, बताएं क्या होगा इसका नॉर्मल वेक्टर? एक्स कंपोनेंट होगा 3 2 -1। हाँ 3 2 -1, तो IJK की फॉर्म में 3i + 2j - k। अच्छा, ये जो दूसरा प्लेन है इसका नॉर्मल वेक्टर क्या होगा? 1 1 1i + 1j + जी 4k। सही है। कंपोनेंट फॉर्म में 1 1 4 है, वैसे i + j + 4k। k है। अच्छा, अगर दो वेक्टर्स कंपोनेंट फॉर्म में आपको गिवन हो, तो आप उनकी क्रॉस प्रोडक्ट किस तरह निकालते हैं? थर्ड ऑर्डर डिटर्मिनेंट से निकालते हैं। तो ये जो दोनों नॉर्मल वेक्टर है ना, आप मुझे इनकी क्रॉस प्रोडक्ट निकाल के बताएं क्या आएगी, यानी n1 क्रॉस n2, ये आप निकालें और मुझे बताएं सॉल्व करके। तो ये डिटर्मिनेंट की मदद से निकालेंगे। ये डिटर्मिनेंट होगा IJK। पहली रो में आपके पास जो है कार्टेशियन यूनिट वेक्टर्स होंगे, दूसरी रो में n के कंपोनेंट होंगे आपके पास 3 2 और -1, और थर्ड रो में n2 के कंपोनेंट होंगे 1 1 4। तो इसको सॉल्व करके बताएं ये क्रॉस प्रोडक्ट IJK की फॉर्म में क्या होगी, निकालें। मैं वेट कर रहा हूं आप लोग इसे सॉल्व करें। सॉल्व करें और फिर मुझे इसके कंपोनेंट्स बता दें आप। ये सारी चीज आप पीछे पढ़ चुके हैं, तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए आपके पास। आई कंपोनेंट क्या होगा इसका? 4 2 8 + 1 क्या हो जाएगा? सही है। और जे कंपोनेंट क्या होगा? 4 3 12 -1 + 13 -13। सही है, समझ है ना किस तरह निकाल रहा हूं मैं। और के कंपोनेंट क्या होगा? 3 -2 के। सही है, तो समझ गए ये कार्टेशियन फॉर्म में
मैंने इन दोनों प्लेन के जो नॉर्मल्स थे उनकी क्रॉस प्रोडक्ट को मालूम किया। तो क्लियर है यहां तक बात, या किसी को कोई प्रॉब्लम है? क्लियर है यहां तक बात? कोई प्रॉब्लम है? अगर किसी को ये समझ में नहीं आया तो मुझे बताएं। ये क्रॉस प्रोडक्ट हमने निकाल लिए इस थर्ड ऑर्डर डिटर्मिनेंट को सॉल्व करके। ये 9i माइनस 13j प्लस k, तो ये 9i माइनस 13j प्लस k, ठीक है। तो अब देखिए ये जो इसके जो कंपोनेंट्स हैं आपके पास 9 माइनस 13 और k, और ये जो हमने एक ऐसा वेक्टर निकाला था विच इज पैरेलल टू द लाइन, ये इसके कंपोनेंट है। इनमें कोई रिलेशन नजर आ रहा है आपको इन कंपोनेंट्स में? और ये जो कंपोनेंट्स हैं, ये कंपोनेंट्स है 9 माइनस 13 1, इनमें और इनमें कोई रिलेशन नजर आ रहा है कि आपके पास जो वेक्टर है जो लाइन के पैरेलल है इसके कंपोनेंट 1 माइनस 13 ओवर 9 और 1 ओवर 9, और ये जो n1 क्रॉस n2 आपने निकाला इसके कंपोनेंट है 9 माइनस 13 1। कोई रिलेशन नजर आ रहा है आपको इनमें? x का जो कोऑर्डिनेटर डिवाइड हो गया दोनों में जाकर x हो गया। हाँ, मतलब अगर ये जो आपके पास अगर आप ये जो 9 माइनस 13 1 इसको अगर आप 9 से डिवाइड करेंगे तो ये कंपोनेंट बन जाएंगे। मतलब इसमें से आप 9 कॉमन ले लें तो मतलब अगर आपके पास कोई चीज जो है, कोई वेक्टर अगर किसी दूसरे वेक्टर में से कुछ नंबर कॉमन लेके उसके बराबर हो तो इसका मतलब क्या होता है? यानी एक वेक्टर दूसरे वेक्टर का कोई सिंपल मल्टीपल हो तो इसका मतलब क्या होता है? वो दोनों वेक्टर क्या है? पैरेलल है। तो इसका मतलब क्या होगा? जो n1 क्रॉस n2 है और ये जो वेक्टर पैरेलल टू दी लाइन है v, ये क्या होंगे? एक दूसरे के पैरेलल होंगे। बात समझ में आ रही है? मतलब जरूरी नहीं कि इनके कोफिशिएंट्स इक्वल हो, लेकिन कुछ कॉमन आप निकाल सकते हैं, उनको स्केलर मल्टीपल के तौर पर आप लिख सकते हैं। जैसे अगर आप इसको 9 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो डेट विल बिकम इक्वल टू दिस। मतलब ये जो n1 क्रॉस n2 है, ये जो आपने n1 क्रॉस n2 निकाला है, इसको आप लिख सकते हैं कि ये आपके पास जो v है इसके साथ इसका क्या रिलेशन है? ठीक है ना, ये v है आपके पास। तो v को अगर आप 9 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो डेट विल बिकम 9 n1 क्रॉस n2। तो इसका मतलब है कि ये वेक्टर v का स्केलर मल्टीपल है। तो इसका मतलब क्या हो गया कि जो n1 क्रॉस n2 है आपके पास डेट इज पैरेलल टू v। समझ में आ रही बात? क्लियर है यहां तक बात है? कोई मसला है? ये बात समझ गए आपके? जो दो प्लेन्स के इंटरसेक्शन से जो आपने लाइन प्रोड्यूस की है, दो प्लेन्स के इंटरसेक्शन से जो लाइन आपने हासिल करी है, तो उस लाइन के जो पैरेलल वेक्टर है v, तो दैट इज पैरेलल टू n1 क्रॉस n2। यानी वो दो प्लेन्स, ये जो दो प्लेन्स आपको गिवन थे, ये जो दो प्लेन्स आपके पास थे, ये जो दो प्लेन्स थे, तो इन प्लेन्स के इंटरसेक्शन से जो लाइन बन रही है वो लाइन दरअसल पैरेलल है जो इन दोनों प्लेन के नॉर्मल वेक्टर्स की क्रॉस प्रोडक्ट है उसके। ठीक है, तो इन दोनों प्लेन के इंटरसेक्शन से जो लाइन प्रोड्यूस हो रही है वो लाइन जो है इस वेक्टर v के पैरेलल है, और ये वेक्टर v जो है वो n1 क्रॉस n2 के पैरेलल है। तो इसका मतलब n1 क्रॉस n2 जो है वो इस लाइन के पैरेलल है। ठीक है ना? तो ये आपके पास जो एक इम्पॉर्टेंट रिजल्ट है जिसको मैं यहाँ पे दोबारा इसकी वजाहत कर देता हूँ कि अगर आपके पास
अगर आपके पास दो प्लेन्स हों, एक प्लेन ये है आपके पास और एक प्लेन आपके पास ये है, ये दोनों प्लेन जो है ये एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं। तो जब ये एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगे तो इनके इंटरसेक्शन से ये लाइन बन रही है। तो ये जो इनके इंटरसेक्शन से ये जो लाइन है, ये जो लाइन इन दोनों प्लेन्स के जो नॉर्मल होंगे, यानी एक तो आपके पास जो है वो नॉर्मल है टू रेड प्लेन, रेड प्लेन के ऊपर जो नॉर्मल है वो मैंने इस तरीके से दिखा दिया। ठीक है, ये N1 ले लें आप इसको। और एक आपके पास जो ये जो ब्लू प्लेन है इसके ऊपर आपके पास नॉर्मल है। ये ब्लू प्लेन क्या नॉर्मल है, जो ब्लू प्लेन के साथ 90 डिग्री का एंगल बना रहा है, और रेड प्लेन के साथ ये रेड नॉर्मल जो है ये 90 डिग्री का एंगल बना रहा है। तो ये जो ये N1 क्रॉस N2 आपके पास है, N1 और N2 है आपके पास, तो इसकी जो क्रॉस प्रोडक्ट होगी आपके पास वो किसके पैरेलल होगी, वो पैरेलल होगी इस लाइन के। ये जो लाइन है, ये जो इंटरसेक्शन वाली लाइन है, तो N1 क्रॉस N2 जो आपके पास होगा डेट विल बी पैरेलल टू दिस लाइन। यानी जैसे आपको पता होता है ना कि जो आपके पास A क्रॉस B है, A क्रॉस B जो है वो A और B के प्लेन के परपेंडिकुलर होती है, जिसको हम राइट हैंड रूल से निकालते हैं। तो ये A और B का प्लेन है, तो ये इसकी क्रॉस प्रोडक्ट है A क्रॉस B। तो इसी तरह यहाँ पे ये जो N1 और N2 है, इनका एक सर्टेन प्लेन बन रहा है आपके पास ना। तो उस प्लेन के ऊपर जो N1 क्रॉस N2, N1 और N2 का जो प्लेन है, तो N1 क्रॉस N2 उस प्लेन के परपेंडिकुलर होगी और दैट विल बी पैरेलल टू दिस लाइन। यानी वो इस तरीके से होगी। ये स्पेस में आपको इमेजिन करना पड़ेगा। ये N1 क्रॉस N2 है, तो दैट विल बी पैरेलल टू दिस लाइन, इस लाइन के पैरेलल है। ठीक है, तो आपके पास जो द डायरेक्शन नंबर ऑफ line which is the intersection of two planes is parallel to the cross product between normal vectors to the plane. Okay, that is line is parallel to N1 cross N2. तो ये बात समझ गए आप, या इसमें किसी को कोई प्रॉब्लम है? ठीक है, तो अगर आपके पास दो प्लेन है, तो पहला काम तो आपको ये आना चाहिए कि उन प्लेन्स के इंटरसेक्शन से जो लाइन प्रोड्यूस हो रही है आप उसकी इक्वेशन पैरामेट्रिक फॉर्म में निकाल सकते हो। तो ये मैंने आपको ये क्वेश्चन में ये करके दिखाया, पैरामेट्रिक फॉर्म में आपने निकाल लिया। अच्छा, फिर उसके बाद दूसरी जो चीज आपको याद रखनी कि आप वो जो आपके पास जो लाइन होगी वो इन दोनों प्लेन्स के जो नॉर्मल वेक्टर्स हैं उनकी क्रॉस प्रोडक्ट के पैरेलल होगी। तो अगर आप नॉर्मल वेक्टर्स को कैलकुलेट करें और उसको आप कार्टेशियन फॉर्म में निकाल लें, तो आप देखेंगे कि ये जो नॉर्मल वेक्टर आपके पास आएगा, ये जो पैरामेट्रिक लाइन आपने ये जो लाइन के डायरेक्शन नंबर्स निकालें, ये नंबर्स इसके कंपोनेंट इसके प्रोपोर्शनल होंगे। प्रोपोर्शनल का मतलब ये है कि ये सिंपल मल्टीपल होंगे। जैसे यहाँ पे हमने देखा था कि ये जो डायरेक्शन नंबर्स थे v के कंपोनेंट उसका 9 टाइम्स है। तो ये सवाल समझ गए आप ये, या इसमें किसी को कोई प्रॉब्लम है? जी, सवाल समझ गए आप ये किस तरह किया मैंने? क्लियर है ये बात? तो अब मैं आपको एक क्वेश्चन देता हूँ, आप इसको जरा करें अभी। तो इसमें कि फाइंड दी एंगल बिटवीन द प्लेन्स। तो प्लेन्स के दरमियान एंगल निकालना आपने। तो ये आपके पास है 3x माइनस
y minus z plus 1 is equal to 0 and दूसरा जो आपके पास प्लेन है दैट इज x प्लस y और प्लस 4z प्लस 3 इज इक्वल टू 0। तो पहले तो आप इन दोनों प्लेन्स के दरमियान एंगल निकालें, फिर उसके बाद देन फाइंड द पैरामेट्रिक इक्वेशन of the line which is the intersection of these two planes, which is the intersection of the two planes। ठीक है, ये काम आपने करना है। तो then verify that direction numbers of the above line are proportional to the components of the cross product between the normal vectors to the plane। ठीक है ना। तो ये तीन काम आपने करने हैं। तो पहला काम आपने क्या करना है, आपने ये जो दोनों प्लेन है तो सबसे पहले इन प्लेन्स के दरमियान जो है आप एंगल मालूम कर लें। ये पहला काम आपने करना है, एंगल बिटवीन प्लेन्स। तो करें आप, ऊपर मैं आपको दिखा देता हूँ कि एंगल आप किस तरह निकालते हैं। दो प्लेन्स के दरमियान एंगल जो है वो उन प्लेन के नॉर्मल वेक्टर्स के दरमियान एंगल होता है। तो ये जैसे क्वेश्चन आपको क्या होता है यहाँ पे, फाइंड द एंगल बिटवीन प्लेन्स। इन प्लेन्स के दरमियान जो एंगल है, प्लेन के दरमियान एंगल वही होता है जो इनके नॉर्मल वेक्टर्स के दरमियान एंगल होता है। तो इनके नॉर्मल वेक्टर्स आप निकालें प्लेन की इक्वेशन से, उनको आप चाहे कंपोनेंट फॉर्म में लिखें, कार्टेशियन फॉर्म में लिखें, फिर आपने दोनों नॉर्मल वेक्टर के मैग्नीट्यूड्स कैलकुलेट करने, फिर डॉट प्रोडक्ट यूज कर लें और फिर डॉट प्रोडक्ट की मदद से आप दोनों प्लेन्स के दरमियान एंगल जो है वो आप निकाल लें। तो ये आपने काम करना है पहला। ठीक है, जो आप पीछे कर चुके हैं। तो करें आप, कर रहे हैं आप लोग क्वेश्चन, समझ गए ना क्वेश्चन में क्या करना है? जी समझ गए क्या करना है? हेलो, मेरी आवाज आ रही है ना आप लोगों को? हेलो, आवाज आ रही है? हेलो, आवाज आ रही है मेरी आप लोगों को? जी सर। तो ये सवाल समझ गए ना, कर रहे हैं आप लोग? जी सर। ठीक है। तो आप एंगल को इनवर्स कॉस की फॉर्म में निकाल के मुझे बता दीजिएगा। आप बाद में कैलकुलेटर से अगर आपको कंप्यूट करना तो फिर आप कैलकुलेटर से कंप्यूट कर लीजिएगा। तो आप मुझे बताएं, जो पहला प्लेन है आपके पास 3x माइनस वाई माइनस जेड, इसका नॉर्मल वेक्टर क्या होगा? n1। सर 3i माइनस जे माइनस के। सही है, 3i माइनस जे माइनस के। इसी तरह आपके पास जो सेकंड प्लेन है ये वाला, इसका नॉर्मल वेक्टर क्या होगा? ये होगा i यानी i, y कंपोनेंट की 1 है i प्लस जे और प्लस 4k। फिर आप n1 और n2 के मैग्नीट्यूड निकाल लें। तो n1 का मैग्नीट्यूड आपके पास क्या होगा? ये अंडर रूट एक्स कंपोनेंट का स्क्वायर प्लस अंडर रूट, से निकालेंगे तो 3 का स्क्वायर 9 प्लस 1 और प्लस 1, तो ये हो जाएगा अंडर रूट 11। और जो आपके पास n2 है, इसका आपके पास जो दूसरे प्लेन के ऊपर नॉर्मल वेक्टर है n2 बार, तो या n2 एरो, तो इसका मैग्नीट्यूड जो होगा आपके पास वो कितना होगा?
वो अंडर रूट एक्स कंपोनेंट का स्क्वायर वाई का स्क्वायर प्लस जेड का स्क्वायर, तो ये आपके पास क्या हो जाएगा अंडर रूट 18। सही है। फिर आप n1 और n2 की डॉट प्रोडक्ट निकाल लें। n1 और n2 की डॉट प्रोडक्ट आपके पास क्या होगी, ये कंपोनेंट फॉर्म में है तो क्या करते हैं x को x से मल्टीप्लाई करते हैं, तो n1 का x कंपोनेंट 3 है, इसको n2 के x कंपोनेंट से मल्टीप्लाई करेंगे जो कि 1 है, 3 इंटू 1 प्लस y से होगा तो n1 का y कंपोनेंट -1 है और n2 का y कंपोनेंट +1 है, तो y से हुआ -1 इंटू 1 और z से होगा, n1 का z कंपोनेंट -1 है और n2 का z कंपोनेंट 4 है। ठीक है ना। तो ये डॉट प्रोडक्ट जो है हम कार्टेशियन फॉर्म में निकालते हैं जब हमें कंपोनेंट पता हो, तो ये 3 -1 -4, तो ये जो है आपके पास हो जाएगा -2। ठीक है। तो जो एंगल बिटवीन टू प्लेन्स है आपके पास वो क्या होगा, थीटा इज इक्वल टू कॉस इनवर्स, ऊपर डॉट प्रोडक्ट आती है n1 और n2 की -2 डिवाइडेड बाय इनके मैग्नीट्यूड से डिवाइड करते हैं तो ये अंडर रूट 11 इंटू अंडर रूट 18। तो ये इसको आप फिर बाद में कैलकुलेटर से खुद निकाल लीजिएगा, तो ये एक डेफिनेट वैल्यू आपको मिल जाएगी। तो ये एंगल है आपके पास। सही है। ये तो पहला काम आपने कर लिया। अब दूसरा काम क्या करना है, अब इन दोनों प्लेन्स के आपने जो इंटरसेक्शन से जो लाइन प्रोड्यूस हो रही है ना उसकी पैरामेट्रिक फॉर्म निकालनी है। तो आप इन दोनों प्लेन्स की इक्वेशन को साइमल्टेनियसली सॉल्व कर लें। अब इसमें दो इक्वेशंस, तीन वेरिएबल्स एक्स वाई जेड में है, तो आप y और z दोनों को इन टर्म्स ऑफ x सॉल्व करके निकाल लें। x को आप पैरामीटर बना दीजिएगा तो आपके पास पैरामेट्रिक इक्वेशन आ जाएगी। ठीक है ना। तो ये जो आपके पास है इक्वेशन 3x माइनस वाई माइनस जेड प्लस 1 इज इक्वल टू 0 और दूसरी आपके पास x प्लस वाई प्लस 4z प्लस 3। तो अब इनको मैं साइमल्टेनियसली सॉल्व कर रहा हूँ। तो अगर आप इन दोनों को ऐड कर दें, क्योंकि ऐड करने से प्लस वाई माइनस वाई कैंसिल हो जाएगा, तो ये कैंसिल हो जाएगा, ये हो जाएगा 4x, ये कैंसिल -z प्लस 4z, तो ये प्लस 3z और प्लस 4। तो यहाँ से आप z को निकाल लें इन टर्म्स ऑफ y, तो ये 3z है आपके पास, -4x एंड -4, तो z आ गया इन टर्म्स ऑफ x -4/3 x एंड -4/3। ठीक है। तो अब z, अब उसके बाद y निकाल लेते हैं हम। तो अब z की इस वैल्यू को किसी भी इक्वेशन में आप सब्स्टिट्यूट करके सॉल्व कर लें y के लिए, या आप सब एलिमिनेशन कर सकते हैं कि आप इस तरह कर सकते हैं कि ये जो इक्वेशन 1 है इससे आप z की वैल्यू निकाल के 2 में आप सब्स्टिट्यूट कर दें। तो जिस तरह चाहें आपके ऊपर है, आप कई तरीकों से इसको कर सकते हैं, एक से ज़्यादा तरीकों से। तो फ्रॉम 1, तो 1 से हमारे पास z की वैल्यू आ रही है, z यहाँ पर डेट विल बी इक्वल टू 3x माइनस वाई एन प्लस 1। तो इसको पुट कर दें आप 2 में, तो पुट इन 2, तो 2 आपके पास है x प्लस वाई प्लस 4z प्लस 3, x प्लस वाई प्लस 4z, तो z की जगह ये वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर रहा हूं मैं, 3x -5 प्लस 1 और प्लस 3। ठीक है। तो अब इसको आप सॉल्व कर लें फॉर y, तो दैट इज x प्लस वाई और प्लस 12x और -4y एंड प्लस 4 एंड प्लस 3। तो ये आपके पास -3y
12x और x ये 13x और +7, तो y जो है आपके पास वो आ जाएगा, दैट इज 13/3। ये हमने y निकाल लिया इन टर्म्स ऑफ x। तो अब पैरामेट्रिक फॉर्म में लिखने के लिए पैरामेट्रिक फॉर्म ऑफ द लाइन इस, तो वो क्या करेंगे, उसके लिए आप जो है x को अब पैरामीटर ले लें, दैट इज t, ये x आपके पास पैरामीटर हो गया t, और फिर y को इन टर्म्स ऑफ t लिख दें, x की जगह t सब्स्टिट्यूट करके, तो ये 13/3t और +7/3, और इसी तरह z को आप लिख दें इन टर्म्स ऑफ t, तो ऊपर z आपने लिखा इन टर्म्स ऑफ x, तो x की जगह t रख देंगे तो -4/3t और -4/3। तो ये आपके पास जो है इस लाइन की पैरामेट्रिक इक्वेशंस हैं। तो आप मुझे बताएंगे इसके डायरेक्शन नंबर्स क्या हैं। ये यहाँ से जो t के कोफिशिएंट्स आपको मिलेंगे ना, वो आपके पास इस लाइन के डायरेक्शन नंबर्स होंगे। सर x हमेशा t के बराबर होगा? हाँ, हम x को प्रेफर करते हैं। आप इस तरह भी कर सकते हैं, आप y को भी t ले सकते हैं, तो फिर आपको x और z को इन टर्म्स ऑफ y निकालना होगा। तो आप किसी एक वेरिएबल को आप जो है पैरामीटर बना देंगे और बाकी दोनों वेरिएबल्स को इन टर्म्स ऑफ दैट वेरिएबल फाइंड आउट करेंगे। तो हम किसको प्रेफर करते हैं, x को। तो मैं ये नहीं कह रहा हमेशा ऐसा हो, मतलब आप किसी को भी ले सकते हैं, हम आमतौर पे x को लेते हैं। आप y को भी ले सकते हैं, आप z को भी ले सकते हैं। तो डायरेक्शन नंबर्स जो है आपके पास, वो आपके पास क्या होंगे, a आपके पास होगा यहाँ से t का कोफिशिएंट 1 है, और जो b आपके पास यहाँ से y का कोफिशिएंट ये आपके पास है 13/3, और जो c है ये z में t का कोफिशिएंट -4/3। तो आप एक ऐसा वेक्टर लिख सकते हैं विच इज पैरेलल टू दिस लाइन। तो a वेक्टर पैरेलल टू द लाइन, वो आपके पास क्या होगा, उसको अगर आप p बार कह लें तो उसके कंपोनेंट होते हैं ए बी सी। तो ये है 1 13/3 एंड -4/3। ठीक है, तो ये आपने ये काम कर लिया, डायरेक्शन नंबर्स निकाले। अब आपने थर्ड में क्या प्रूफ करना है कि ये जो आपके पास लाइन के डायरेक्शन नंबर्स हैं, तो दे आर प्रोपोर्शनल टू द कंपोनेंट्स ऑफ द क्रॉस प्रोडक्ट बिटवीन द नॉर्मल वेक्टर्स टू द प्लेन। तो अब जो लाइन के दोनों नॉर्मल वेक्टर्स आप ये निकाल चुके हैं ना, n1 और n2, आप इनकी क्रॉस प्रोडक्ट निकालें और आप प्रूफ करेंगे इस क्रॉस प्रोडक्ट के जो कंपोनेंट्स हैं वो इस लाइन की डायरेक्शन नंबर्स के प्रोपोर्शनल है। ठीक है, यानी n1 क्रॉस n2 जो होगा v का कोई मल्टीपल होगा, ये आपने प्रूफ करना है। क्रॉस प्रोडक्ट between the normal vectors to the plane। ठीक है, तो ये n1 आपके पास है 3 -1 1, ये है आपके सामने। आप इसकी क्रॉस प्रोडक्ट निकाल लें n1 और n2 की, n1 क्रॉस n2 ये आप निकालें। तो n1 है 3 -1 और n2 है 1 1 4। n1 है आपके पास 3i -j और -k, और n2 है आपके पास
एंड टू है आपके पास i प्लस जे प्लस 4k, i प्लस जे प्लस 4k, i प्लस जे प्लस 4k। तो इनकी क्रॉस प्रोडक्ट, ठीक है, निकाल के मुझे बताएं क्या है। सब सब मेरे साथ है ना, समझ में आ रहा है ना क्या कर रहे हैं हम, और आप लोग खुद भी कर रहे हैं ना इसको। तो ये क्रॉस प्रोडक्ट कंपोनेंट फॉर्म में हम इस थर्ड ऑर्डर डिटर्मिनेंट से फाइंड आउट करते हैं। 3 -1 और -1 और 1 1 4, तो ये क्या हो जाएगा आपके पास, ये -4 और +1, तो ये हो जाएगा -3 और फिर -12 -1, ये आपके पास हो जाएगा 13 और प्लस k, ये 3 -1 4, तो ये आपके पास ये आ जाएगा -3i -13j एंड +4k। ये इसके कंपोनेंट है, -3 -13 और 4। कंपोनेंट फॉर्म में इस तरह लिख सकते हैं -3 -13 एंड 4, ठीक है। अच्छा, और ये जो डायरेक्शन नंबर्स आपके पास है 1 13/3 -4/3, 1 13/3 -4/3, तो क्या रिलेशन है इन दोनों में, n1 क्रॉस डिवाइड बाय 3 हो रहा है, ये प्रोपोर्शनल है क्या एक दूसरे के, इसे मतलब डिवाइड बाय 3 हो रहा है। हाँ, तो मतलब आप किस तरह n1 क्रॉस n2 इज विच मल्टीपल ऑफ v, -3 v को किस नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे, इट बिकम्स n1 क्रॉस n2 -3। -3। तो ये जो स्केलर मल्टीपल ये नेगेटिव भी हो सकता है, मतलब अगर ये वेक्टर है v, ये वेक्टर है a और ये b के पैरेलल है और दोनों की डायरेक्शन सेम है, तो फिर जो मल्टीपल स्केलर मल्टीपल होगा ना वो आपके पास पॉजिटिव होगा। जैसे a जो है आपके पास, लेट से वो आपके पास सी बी है और यहाँ पे जो सी है वो पॉजिटिव है, और अगर ये वेक्टर बी की जो डायरेक्शन है पैरेलल तो हो ए के, लेकिन इसकी डायरेक्शन ए के अपोजिट हो, फिर ये जो सी आपके पास आएगा नेगेटिव आएगा। तो ये जो स्केलर मल्टीपल है ये पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है। अगर पॉजिटिव है तो दोनों की डायरेक्शन सेम होगी, पैरेलल होंगे, और नेगेटिव है तो जब भी पैरेलल होंगे लेकिन फिर दोनों की डायरेक्शन जो होगी वो आपके पास अपोजिट होगी। समझ में आ रही बात? अगर डायरेक्शन अपोजिट है तो फिर जो स्केलर मल्टीपल होगा वो आपके पास नेगेटिव होगा, अगर पॉजिटिव है तो उनकी डायरेक्शन सेम है, पैरेलल है, डायरेक्शन सेम है, और जो स्केलर मल्टीपल है नेगेटिव है तो पैरेलल है लेकिन डायरेक्शन अपोजिट है, ठीक है। तो ये हमने प्रूव कर दिया कि n1 क्रॉस n2 जो है आपके पास दैट इज पैरेलल टू, यहाँ पे आप ये भी कह सकते हैं एंटी पैरेलल है क्योंकि डायरेक्शन अपोजिट है, इज पैरेलल टू या एंटी पैरेलल टू v, ठीक है ना। तो यहां तक क्लियर है या किसी को कोई प्रॉब्लम है? ठीक है, समझ गए आप इसको, या इस देख लें, इसमें मैं एक ब्रीफ सा आपको इससे रिव्यू कर देता हूं। तो हमने कहाँ से स्टार्ट किया आज की पढ़ाई? लास्ट टाइम जो है मैंने आपको बताया था कि स्पेस में अगर आपके पास कोई प्लेन है तो उसकी स्टैंडर्ड इक्वेशन क्या होगी, ये उसकी स्टैंडर्ड इक्वेशन होती है। इसमें प्लेन के ऊपर नॉर्मल वेक्टर आपको गिवन होता है, उसके कंपोनेंट्स ए बी सी होते हैं। तो प्लेन की स्टैंडर्ड इक्वेशन है ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी जेड प्लस डी इज इक्वल टू 0। तो प्लेन की इक्वेशन से नॉर्मल वेक्टर प्लेन के ऊपर हम किस तरह निकालेंगे, जो एक्स वाई जेड के कोफिशिएंट्स है वो नॉर्मल वेक्टर के कंपोनेंट्स ए बी सी हैं। तो इस तरह हमें मालूम हो जाएगा नॉर्मल वेक्टर, जैसे ये प्लेन था 7x प्लस 3y माइनस 2z प्लस 5, तो इसमें नॉर्मल वेक्टर क्या है, एक्स वाई जी के नॉर्मल वेक्टर के कंपोनेंट्स एक्स वाई जी के कंपोनेंट कोफिशिएंट्स हैं। तो ये आ गया 7i प्लस 3j माइनस 2 के, या कंपोनेंट फॉर्म में 7 3 -2।
फिर अगर दो प्लेन है उनके दरमियान एंगल किस तरह निकालते हैं, दो प्लेन्स ये एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं, इनके दरमियान जो एंगल है वही होता है जो इनके नॉर्मल वेक्टर के दरमियान एंगल है, जिसको हम डॉट प्रोडक्ट की मदद से जो है फाइंड आउट करते हैं। ठीक है, फिर इसका मैंने क्वेश्चन आपको करवाया। अच्छा, फिर उसके बाद के आपको पता है एक लाइन की जो पैरामेट्रिक इक्वेशन होती है उसमें आपको क्या करते हैं, आपको एक लाइन जो है उसके ऊपर एक पॉइंट गिवन होता है P1 और लाइन के ऊपर कोई भी पॉइंट P लेते हैं और लाइन के पैरेलल एक वेक्टर V दिया होता है जिसके कंपोनेंट्स ABC हैं जो लाइन के डायरेक्शन नंबर्स होते हैं। तो P1P जो है दैट इज पैरेलल टू V, तो इसका जो है कोई स्केलर मल्टीपल है, यहाँ पे जो स्केलर मल्टीपल है वो T होता है जिसको हम पैरामीटर कहते हैं और ABC डायरेक्शन नंबर है। तो इसको सॉल्व करके ये जो लाइन की पैरामेट्रिक इक्वेशन है एक्स वाई जी इन टर्म्स ऑफ टी, ये हम मालूम कर लेते हैं। ये है लाइन की पैरामेट्रिक इक्वेशन। इसमें टी के जो नंबर्स होते हैं ना वो डायरेक्शन नंबर्स होते हैं। तो अब जैसे दो आपके पास सरफेसेस एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती है तो उनके इंटरसेक्शन से जो है डिफरेंट टाइप्स के कर्व जो है वो जनरेट होते हैं। जैसे मैंने आपको बताया कि स्फीयर है, ये स्फीयर इस प्लेन के साथ अगर इंटरसेक्ट करे, जैसे ये स्फीयर समझ लें ये जैसे आइसक्रीम का बना हुआ और ये प्लेन अगर आप इसके अंदर पेनिट्रेट करते हैं तो बिल्कुल स्लाइस हो जाएगा, इसके अंदर से आर पार गुजर जाएगा, तो इनके इंटरसेक्शन से जो है आपको ये सर्किल मिलेगा। अगर दो प्लेन है वो एक दूसरे के आर पार हो जाए, दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हो तो उनके इंटरसेक्शन से जो है आपको एक लाइन मिलेगी। तो दो प्लेन के इंटरसेक्शन से जो लाइन मिल रही है उसकी पैरामेट्रिक इक्वेशन हम किस तरह निकालते हैं। तो मुझे पता है कि जनरली अगर दो आपके पास इक्वेशंस दो वेरिएबल्स में हो या दो स्ट्रेट लाइंस है तो इनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन जो होता है वो पॉइंट होता है, जबकि दो प्लेन का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन लाइन होती है। ठीक है, तो अगर दो इक्वेशन दो अननोन में है तो हम उनको साइमल्टेनियसली सॉल्व कर लेते हैं, हमें एक यूनिक सॉल्यूशन मिलता है। तो अगर नंबर ऑफ इक्वेशंस आर इक्वल टू नंबर ऑफ अननोन्स तो देन देयर इज ए यूनिक सॉल्यूशन। अगर थ्री इक्वेशंस थ्री वेरिएबल्स में हो तो यूनिक सॉल्यूशन होगा, फोर इक्वेशंस फोर वेरिएबल्स में यूनिक सॉल्यूशन होगा। लेकिन अगर नंबर ऑफ इक्वेशंस आर लेस देन नंबर ऑफ वेरिएबल्स तो फिर आपके पास इन्फिनिट नंबर ऑफ सॉल्यूशन होते हैं। उसमें आपको किसी एक वेरिएबल को पैरामीटराइज करना पड़ता है, पैरामीटर बनाना पड़ता है जो कि उसकी कोई भी आर्बिटरी वैल्यू हो सकती है। जैसे एग्जांपल जो मैंने आपको दी कि जैसे एक इक्वेशन है तो उसमें y को इन टर्म्स ऑफ x निकालेंगे आप तो इन्फिनिट नंबर ऑफ सॉल्यूशंस है, तो x को t पैरामीटर के बराबर ले लें फिर y इन टर्म्स ऑफ t आ जाएगा। तो इस टाइप के जो सॉल्यूशन होते हैं ना जिसमें x और y को हम किसी सेम वेरिएबल पैरामीटर t की फॉर्म में लिखते हैं, ये पैरामेट्रिक सॉल्यूशंस है जो कि इन्फिनिट है। तो अब जब हम दो प्लेन्स के इंटरसेक्शन से जो लाइन हम निकालेंगे तो उसमें हमें जो है क्या कर देखते हैं हम कि उसमें दो इक्वेशंस तीन वेरिएबल्स में होती हैं, तो फिर हम y और z को इन टर्म्स ऑफ x निकाल लेते हैं। उसकी पैरामेट्रिक इक्वेशन बनाने के लिए x को पैरामीटर t के बराबर ले लेते हैं और फिर y और z को इन टर्म्स ऑफ t लिख देते हैं और फिर उसके डायरेक्शन नंबर्स आप निकाल सकते हैं। और फिर जो प्लेन के नॉर्मल वेक्टर है हमने देखा उसकी जो क्रॉस प्रोडक्ट है वो दैट इज पैरेलल टू द लाइन। ठीक है, फिर ये इसका क्वेश्चन जो है वो मैंने आपको करवाया। तो अब आ जाएं, अब उसके बाद हम नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं। तो ये तो आपका तकरीबन इसमें सर आप ब्रेक नहीं देंगे? ब्रेक चले मैं आपको 15 मिनट का ब्रेक दे देता हूँ। ठीक है, ओके सर, थैंक यू। तो 15 मिनट का ब्रेक है, फिर अभी 10:35 हो रहे हैं तो 15 मिनट के बाद आप दोबारा जो है वो आप ज्वाइन कर लीजिएगा। चाहिए?